नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास विषय पर डिस्कस करेंगे और मध्यकालीन भारत में 1000 कॉमन इरा से लेकर 1757 कॉमन इरा तक लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन भारत में हम प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को लेते हैं और जो यह 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के टाइम को हम इसमें शामिल करते हैं। जो मध्यकालीन इतिहास है वो एक चीज़ उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इतिहास में कभी भी गणित की तरह 2 और 2 4 नहीं होते, क्योंकि इतिहास वो भी है जो लिखकर बताया गया है, जिस पे सभी या ज़्यादातर जो इतिहासकार है वो एक मत है। लेकिन इतिहास मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर वो भी है जो घटनाएं उस क्षेत्र में हुई है और उसका वर्णन वहाँ की वीर गाथाओं में, कविताओं में, लोकोक्तियों में, लोक गाथाओं में और लोगों की जुबान पर लिखित अलिखित है। और इतिहास वो भी है जो वहाँ खंडर के रूप में पढ़ा है और उसे देखा और समझा जाना चाहिए सही तरीके से। तो भारतीय इतिहास को अलग अलग तरीके से अलग अलग मतों में बताया गया है, क्योंकि भारत ज़्यादातर दूसरे विदेशी लोगों ने भारत पर शासन किया है, तो उन्होंने इतिहास को अपने तरीके से लोगों के सामने पेश किया और गुलामी की इतनी ज़बरदस्त मोटी परत दिमाग पर चढ़ा दी, मस्तिष्क पर चढ़ा दी कि वो इतिहास यही मानने लगे। लेकिन साथियों, उसके अलावा और भी है इतिहास, दूसरा भी है, हम भी उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ इनमें शामिल करना चाहूँगा। आज हम जो जिक्र करेंगे वो जो तराइन की 2 लड़ाई तब तराइन की और 1 चंदावर का युद्ध, उसके बाद के जो बदली हुई परिस्थितियों को डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो तराइन की जो पहली लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी, जो आक्रांता था, जो विदेशी आक्रमणकारी था, जिसका मिशन था इस्लाम को फैलाना, उसके साथ हुई। तराइन की पहली लड़ाई तराइन नामक स्थान पर हुई, जिसे तारावड़ी कहा जाता है, जो आधुनिक हरियाणा में जो क्या है करनाल के पास एक जगह है, वो तारावड़ी, वहाँ पर युद्ध हुए 2। तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई, जो मोहम्मद गौरी और उनके पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई। पृथ्वीराज चौहान के भी कई सहयोगी थे। उस समय पृथ्वीराज चौहान को एक भारतीय राजा के रूप में, हिंदू शासक के रूप में देखा जाता था। दूसरी चीज़ ये कि पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम के आने से पूर्व सारे भारत, ये नहीं कि वो राजपूत राजा के रूप में, सारे भारत के रूप में, राजा के रूप में, सम्राट के रूप में देखा जाता। तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूँ, वो ऐसे ही थे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 कॉमन इरा के बीच में रहा और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, जो चौहान वंश के राजा थे। उनका राज्य अगर बताया जाए तो उनका राज्य आज के रूप में पूरा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर और पंजाब और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उनके राज्य में शामिल थे। उनकी राजधानी अजमेर थी, अजमेरू, आधुनिक अजमेर थी। लेकिन ये माना जाता है कि दिल्ली के राजा थे, वो सम्राट दिल्ली के थे इस्लाम के आने से पूर्व। और जो पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासन बहुत ही अच्छे तरीके से किया और आसपास के राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन जो 1191 का जो युद्ध हुआ, 1191 का युद्ध तारावड़ी में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और ये इसकी घटना का हम जिक्र करेंगे। मोहम्मद गौरी का पहले जिक्र करेंगे, तब हम अपने आप उस तारावड़ी नामक स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे तो आप समझ आ जाएगा। मोहम्मद गौरी ने किसी न किसी तरीके से गजनी में अपना जब राज्य स्थापित कर लिया, तो क्या हुआ कि वो गजनी में जब अपना राज स्थापित कर लिया तो माना जाता है कि उसने अपने पूर्वजों में से किसी की हार का बदला लिया था गजनी पर राज्य स्थापित करके। लेकिन मैं बता देता हूँ, गजनी का नाम हम बार बार इतिहास में सुनेंगे, गजनी से वो सुल्तान आया, गजनी से वो सुल्तान आया। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कोई सुल्तान नहीं आया, लुटेरे आए थे, लूटने के लिए आए, लुटेरों को इकट्ठा किया। क्योंकि गजनी कोई ऐसा बहुत ज़बरदस्त सिविलाइज्ड इलाका नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त वो एक नगर है, वहाँ विज्ञान तरक्की पर था, वहाँ आर्किटेक्चर तरक्की पे था और वहाँ पर
ये सभ्य लोग रहते थे, वहाँ ये ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर एक मत के लोग रहते थे और वो लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था भारत को हराने के लिए, लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, लोगों को का धर्म परिवर्तन करने के लिए और पूर्ण रूप से अत्याचार करने के लिए, और अपने जो जंगी मंसूबे थे, उनके जो लक्ष्य थे, लोगों को मारना काटना, उनकी प्रैक्टिस ही की जाती थी वहाँ से। मेरा कहने का मतलब है, क्यों गजनी से सीधा खैबर दर्रा पार किया और भारत पहुँच जाते थे, यही चीज़ें थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास की किताबें हमें पढ़ाई गई है कि वो मोहम्मद गोरी बहुत ताकतवर था, फलाना राजा, मुस्लिम राजा ताकतवर था। ताकतवर तो हमारे शासक भी थे। अब मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। जब 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और बाद में सिंध पर कब्जा कर लिया, तो वो क्या गया, वहाँ से दक्षिण की तरफ निकला, भारत के दक्षिण की तरफ, रेगिस्तान अनहिलवाड़ा की तरफ निकला, जिसे आधुनिक पाटन कहते हैं गुजरात में। वहाँ के राजा शासक थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय, जिन्होंने 1175 से लेकर 1241 तक शासन किया। 1178 में जब मोहम्मद गोरी वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को, मेरा कहने का मतलब भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को वहाँ से वापस मुल्तान भागना पड़ा और वापस अपनी जान बचा के वो वहाँ से निकला, फिर गुजरात की तरफ नहीं गया वो कभी। तो 1186 में उसने फिर दोबारा पंजाब पर हमला किया और खुसरो मलिक वहाँ के शासक थे, उनको हराया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। एक चीज़ देखने की बात यह है कि जो मुस्लिम आक्रांता या जो भी इन्वेडर आए, उन्होंने अपने राज्य में शामिल करके वहाँ की जो भी वो जीतते थे उसकी डेमोग्राफी को किसी भी तरीके से वो, चाहे वहाँ के लोगों को मारते, चाहे वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करते, चाहे वहाँ के लोगों को बेच देते, चाहे वहाँ के लोगों को किसी भी तरीके से वो ख़त्म कर देते थे। अपना राज्य पूरी तरह से संस्कृति को ही ख़त्म कर देते थे। उसके बाद वो वहाँ से, जब हम पानीपत की पहली लड़ाई का जिक्र करते हैं, तो जब वो मुल्तान जीतने के बाद जब उसने पंजाब को हराया तो वो पहुँच गया ताबर हिंद बठिंडा। जब वहाँ ताबर हिंद के किले को उसने, जब मोहम्मद गोरी ने जीत लिया, तो पृथ्वीराज चौहान के बिल्कुल जो साम्राज्य था उसके बिल्कुल जो फ्रंटियर उसके साथ आ गया, वो सीमा के ऊपर आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिलने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी गोविंद राय के नेतृत्व में सेना भेजी और उनकी सेना तारावड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं मिली और वहाँ युद्ध हुआ 13 नवंबर 1191 को, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहते हैं। तारावड़ी को ही तराइन कहा जाता था। इसमें क्या हुआ, चौहान की जीत हुई और भारत इस पर मोहम्मद गोरी कहते हैं कि आक्रमण करके पछताया, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि उसका तो मिशन था, उसने दोबारा आना था। हाँ, ये है कि पृथ्वीराज चौहान को ताबर हिंद का किला वापस मिल गया। उसने मोहम्मद गोरी, कहा जाता है कि उसने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया और फिर मोहम्मद गोरी ने उसको माफ़ी मांगी, उसने छोड़ दिया। अब युद्ध में क्या हुआ कि मोइज़ु अल्दीन गोरी जो एक कमांडर था, पृथ्वीराज चौहान दूसरी तरफ के कमांडर थे। गोरी की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक थे और उस पृथ्वीराज चौहान की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक और 1000 हाथी, बताते हैं कि टेंट हाथी थे। लेकिन अब हम जो दूसरी लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 1192 में हुई और घौरी जो था उसने पृथ्वीराज को उसी स्थान पर लड़ाई के लिए बुलाया, क्योंकि वो पहले से ही उसके दिमाग में ये थे कि यहाँ उसको चालाकी से उसको हरा सकता है। उसने धोखे से अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित किया और धोखे से उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अलग अलग तरीके से। लेकिन इसके बारे में भी 2 मत है, 2 कहानियाँ सामने आती है कि एक कि पृथ्वीराज चौहान को उसने युद्ध के मैदान में हराया, पकड़ लिया और मार दिया। दूसरी कहानी है जो पृथ्वीराज रासो में लिखी गई है, उसका जो दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान को, उसने लिखी कि जो पृथ्वीराज चौहान जब रात को अपनी छावनी में सो रहे थे, उसने धोखे से आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और गौर ले गया, यानी गजनी ले गया अपने शासक, और वहाँ जाके उसने उसे अपमानित किया और अंधा कर दिया उसको। और उसके बाद चंद्रबरदाई वहाँ पहुँचते हैं और पृथ्वीराज चौहान को समझाते हैं और मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि इनको शब्द वेदी बाण की कला आती है। तो पृथ्वीराज चौहान को वो तैयार कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी भी किसी तरीके से तैयार हो जाता है और दरबार में वो आवाज़, पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी की आवाज़ पर तीर चलाकर उसका वध कर देते हैं और बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मारकर
अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ये इस तरह से है। लेकिन जो फिर दूसरी लड़ाई थी तराइन की, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। 24 मार्च 1192 को लड़ी गई। इसमें जो विजेता था मुइज़-अल-दीन मोहम्मद गौरी, उसके पास लगभग 40,000 से 1,20,000 तक की सेना थी और 2 लाख से 3 लाख तक की सेना और 2 से 3 हज़ार तक के युद्ध वाले हाथी पृथ्वीराज चौहान के पास थे। उसके बाद जो प्रादेशिक परिवर्तन हो गए, जो टेरिटरी चेंज हो गई, वो मोहम्मद गौरी ने पूरे उत्तर पश्चिमी जो जहाँ जहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था उस पर अधिकार कर लिया। यह एक निर्णायक लड़ाई थी। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक बड़ी लड़ाई निर्णायक कैसे थी। इसके बाद ही सारा इतिहास चेंज हुआ, सारा का सारा सिस्टम चेंज हो गया। इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि हारने के बाद राजपूतों ने को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। चौहान की हार के बाद उनको लगा, पहले ये था कि वो हार ही नहीं सकते, लेकिन हारने के बाद ये लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त शौक था उनके लिए। फिर उसके बाद देखिए जब 1193 में क्या हुआ, गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर नियंत्रण कर लिया। जब अजमेरू थी उनकी राजधानी, उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान के बेटे को रणथंभौर ले जाया गया और वहाँ से फिर दोबारा से चौहान वंश के उन्होंने कहा कि चौहान किंगडम स्थापित किया। 1194 में क्या हुआ, फिर चंदावर की लड़ाई हुई यमुना नदी के किनारे आगरा के पास। चंदावर वही जगह है जयचंद का शासन था जहाँ, और जयचंद बताया जाता है कि उसने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। जब जयचंद को उन्होंने हरा दिया उसके बाद रास्ता साफ हो गया। फिर देखिए किस तरह से चेंज हुआ सारा सिस्टम। फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा, उसने नालंदा के विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और बताया जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी, इतनी किताबें थी कि उसकी लाइब्रेरी जो है वो 6 महीने से 1 साल तक जलती रही थी। बाद में 1202 में उसने बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद सारी की सारी सिस्टम देखिए चेंज होता गया और उन पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। उसने पूरी की पूरी बेल्ट का जो है संस्कृति को चेंज करने की कोशिश की। जितने भी भवन कहते हैं कि भवनों का निर्माण कराया, मुस्लिम वास्तुकला आई, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो पहले से हिंदुओं के या जो भी पहले से संस्कृति मौजूद थी, बेशक वो हिंदू संस्कृति थी, उनकी जो बनाए हुए आर्किटेक्चर से उसी को तोड़ मरोड़ के उधर का पिलर उधर लगा दिया, उधर का पिलर उधर लगा दिया और बिल्डिंग बना दी और उन्होंने अपना नाम दे दिया। उसी को बाद के इतिहासकारों के, जो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बाद के इतिहासकारों ने उसी का गुणगान करते हुए हमारे ऊपर थोप दिया और हमारी पीढ़ी के दिमाग में डाल दिया। तो देखिए साथियों, तराइन की 2 लड़ाई और चंदावर के युद्ध के बाद की जो स्थितियाँ थी, उन्होंने भारतीय इतिहास पर कितना प्रभाव डाला और भारत की जो पूरी डेमोग्राफी वो चेंज हो गई, अब भी चेंज हो रही है। अभी तक हम उस चीज़ का संघर्ष कर रहे हैं। जो सीखते हैं इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर ना सीखें तो ये किताब मात्र है और बिल्कुल भी अगर एंजॉय करना है तो कहानियाँ हैं, लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो बार बार वो चीज़ें जख्मी होंगी, वही बातें आपको जख्म पहुँचाएगी, वही बातें आपको नष्ट कर देंगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इतिहास को बहुत ही साधारण तरीके से जानना समझना चाहते हैं और उसको अमल करना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो थैंक्स अ लॉट साथियों, गुड लक, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे।